Hey everyone, welcome to a brand new video, स्पेशल चैंपियंस लीग स्पेशल वीडियो ऑफ मिस्टर फुटी क्यूरियस। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में 4 मैचेस की चैंपियंस लीग के और एक बड़ी खबर की जो आई है मैनचेस्टर यूनाइटेड से। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहले चैंपियंस लीग की बात करते हैं और फिर उस न्यूज की बात करेंगे। लेट्स गो। हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हो आप लोग, कैसे जा रहे हैं आपकी चैंपियंस लीग के मैचेस? कुछ लोगों की तो टीम्स होगी यार चैंपियंस लीग में, क्या कर रहे हैं वो बताओ आप। बड़ा ही इंटरेस्टिंग 4 मैचेस हुए थे। मैं चारों मैचेस की बात करूंगा, लेकिन मैं एक मैच की पर्टिकुलरली बात करूंगा क्योंकि एक बड़ा अपसेट हो गया है जिसकी मुझे उम्मीद लग रही थी, लेकिन हो गया वो अपसेट। बहुत बड़ी बात हो गई। स्टार्ट करते हैं चैंपियंस लीग से, फिर हम अपना वो बड़ी न्यूज की बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड की। तो सबसे पहले हुआ मैच आपका ये बार्सिलोना वर्सेस बेनफिका। इससे स्टार्ट करते हैं। बार्सिलोना वर्सेस बेनफिका बड़ा मुकाबला था। मुझे ये देखना था कि बेनफिका बार्सिलोना कुछ कर पाएगी नहीं कर पाएगी, क्योंकि बार्सिलोना वर द फेवरेट्स। होम ग्राउंड में हो रहा था, बार्सिलोना वैसे ही आगे चल रही थी और बार्सिलोना के पास अटैकिंग प्लेयर्स थे जो बेनफिका को खत्म कर सकते थे। इवेंचुअली इस मैच में क्या हुआ कि लमीन यमाल और इन फॉर्म रफीनिया, 2 प्लेयर्स जो बार्सिलोना के धमाल मचा रहे हैं, उन्होंने गोल कर दिए और गेम को खत्म कर दिया। ना बेनफिका थोड़ा बहुत कोशिश कर रही थी, थोड़ा बहुत आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाई उसका, क्योंकि उनका मनोबल बिल्कुल टूट गया। जब बार्सिलोना के पास इतने जबरदस्त अटैकिंग प्लेयर है ना, लमीन यमाल और रफीनिया, तो आप उनको बिल्कुल चांस ही दे सकते। आप उनको हल्का सा भी मौका दोगे तो वो गोल कर देंगे, और उन्होंने यही किया। बार्सिलोना स्टार्ट में इतना अच्छा नहीं खेल रही थी, बट धीरे धीरे उन्होंने पिकअप किया। और जब ये दोनों फॉर्म में आते हैं ना, जब किसी भी चीज से गोल बना देते हैं, तो भाई अल्टीमेट फीलिंग होती है वो, जिसे कहते हैं ना कि आप इंसान एक टूट जाता है, एक टीम टूट जाती है जब आप खेल रहे हो, आप कंपीट कर रहे हो, ठीक है, और सडनली वो टीम किसी नई सिचुएशन से वो गोल बना दे, तो क्या होगा? आपका मनोबल टूट जाएगा। और बेनफिका का यही हुआ। जब रफीनिया ने गोल करे, जब लमीन यमाल ने गोल कर दिया सडनली, तो फिर बेनफिका का पूरा मनोबल टूट गया और उन्होंने गिव अप ही कर दिया। और इवेंचुअली क्या हुआ? बार्सिलोना निकल गई आगे, और वो स्टिल अपना टैग बना के उन्होंने रख दिया है एज द फेवरेट्स। तो बार्सिलोना ने जीत हासिल की, वो आगे निकल गए और अपने अपने जो 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 चैंपियंस लीग की दावेदारी है उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैच हुआ था इंटर वर्सेस फायनोर्ड ना। ये सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड और एक्सपेक्टेड मैच था। मुझे पता था कि इंटर इसमें जीत जाएगी और आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि इंटर वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम्स हैं। सिमोन इंजागी बहुत अच्छा कर रहे हैं टीम के साथ, वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसेस है वो, और उनके अटैकर्स भी बहुत अच्छे हैं जो अपना टाइम निकाल के गोल कर देते हैं। इस मैच को भी उन्होंने अच्छे से कंट्रोल किया। इस मैच में उन्होंने अपने गोल किए और ऑफकोर्स डिफेंस में सॉलिड रह के उन्होंने ये मैच को निकाल लिया। इसमें मुझे कोई शक नहीं था कि इंटर जीतेगी नहीं जीतेगी, क्योंकि इंटर ने दिखा दिया था कि वो जीत जाएगी और इजीली आगे निकल जाएगी। तो इंटर ही वन ऑफ द फेवरेट्स है विद बार्सिलोना, और अब वो आगे निकल गई है और देखते हैं वो कितना आगे तक जा पाएगी। डिफेंस बहुत ही स्ट्रांग है, इंटर की सबसे प्लस पॉइंट है ये। और अगर वो अपने डिफेंस को इस तरीके से बरकरार करके रखते हैं ना, बहुत सारी टीम्स को वो डिफेंस से ही हरा सकते हैं। तो देखना है इंटर कैसे है कि उनका डिफेंस जो है वो कितना आगे तक उनको लेके जाएगा, क्योंकि अटैकर्स भी हैं उनके पास इनफ जो गोल कर सकते हैं और उनको आगे ले जा सकते हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड विन थी इंटर के लिए, वो भी आगे बढ़ गए हैं और अब मजेदार मुकाबले आगे होने वाले हैं। उसके बाद अगला मैच था आपका जिसकी बात करते हैं, वो था बायर्न वर्सेस लेवरकुसेन। नंबर 1 वर्सेस नंबर 2, बहुत बड़ा मुकाबला था। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए भी बहुत बड़ा मुकाबला था। और क्या हुआ? इवेंचुअली बायर्न जीत गई। बायर्न ऑल्दो बहुत अच्छा नहीं खेली विद लेवरकुसेन अगर आप ओवरऑल स्टैट्स को देखो, लेकिन मैंने वही बोला था, बायर्न के पास ऐसे प्लेयर हैं जो गेम को चेंज कर सकते हैं। और हैरी केन और अल्फोंसो डेविस इस मैच में उनके काम आ गए। उन्होंने बायर्न को आराम से इवेंचुअली जिता दिया और बायर्न ने फिर मैच को कंट्रोल करके गेम को अपने कब्जे में कर लिया। तो ओवरऑल अगर बायर्न
इस टूर्नामेंट में आगे जाती है ना, तो बायर्न सब मेरे यही कंसेंसस है, ओवरऑल बायर्न इतनी अच्छी टीम नहीं है, दे आर नॉट द फेवरेट्स, बट उनके पास इंडिविजुअल ब्रिलियंस इतनी जबरदस्त है, मूसियाला है, अल्फोंसो डेविस है, हैरी केन है, कि वो लोग क्लच मोमेंट पे गोल करके बायर्न को आगे ले आ सकते हैं। तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस को देखते हुए बायर्न को काउंट आउट नहीं किया जा सकता। बायर्न इज देयर, बायर्न इज रॉकिंग, और अगर बायर्न को ढंग से मौके मिले उनके बड़े प्लेयर्स को, तो क्लच मोमेंट्स में वो बायर्न को जिता सकते हैं, जैसे उन्होंने इस मैच में किया। अगर आप स्टैट्स देखोगे ना, तो ऑलमोस्ट सिमिलर स्टैट्स हैं, बल्कि लेवरक्यूसन के कुछ स्टैट्स ज्यादा अच्छे हैं बायर्न से। तो ओवरऑल लेवरक्यूसन भी अच्छा खेल रही थी, लेकिन लेवरक्यूसन के जो स्टार प्लेयर्स हैं ना, वो राइट मोमेंट पे क्लिक नहीं किया, और बायर्न के जो बड़े मैसिव स्टार प्लेयर्स हैं, जो उनकी स्टार पावर है ना, वो राइट मोमेंट पे क्लिक करके उन्होंने बायर्न को जिता दिया। तो ग्रेट विक्ट्री फॉर बायर्न, मनोबल के लिए, लीग के लिए, चैंपियंस लीग के लिए, सबके लिए स्ट्रॉन्ग विक्ट्री, खतरनाक विक्ट्री बायर्न की, और वो आगे निकल गए और अब जीत गए। और उसके बाद सबसे मेन इवेंट, सबसे बड़ा मैच जो था, जिसकी मुझे भी बड़ी इंतजार थी, वो था पीएसजी वर्सेस लिवरपूल। रिवर्स फिक्सचर था, लिवरपूल के होम ग्राउंड में था, लिवरपूल वर्सेस पीएसजी। और क्या हुआ इस मैच में? इस मैच में पहले तो दोनों टीम्स ने अच्छे से अटैक किया ना। इस बार लिवरपूल ने भी अटैक किए, पीएसजी ने भी अटैक किया, दोनों टीम ने कोशिश करी गोल मारने की। बहुत अच्छा गोलकीपर्स ने खेला दोनों के, और गोल नहीं करने दिए। और उसके बाद इवेंचुअली पीएसजी ने गोल करके मैच को लेवल कर दिया 1-1। और जब ओवरऑल आप मैच में देखो तो दोनों टीम्स बराबर रही, ऑल्दो कुछ लोग कहेंगे हमारी टीम अच्छी थी, बट इन ओवरऑल सीक्वेंस ऑफ जो मैच था उसमें दोनों टीम्स बराबर ही थी, बराबर ही खेल रही थी। तो गेम प्रॉपरली 1-1 ड्रॉ हो गया, एक्स्ट्रा टाइम में बढ़ा। एक्स्ट्रा टाइम में पीएसजी ज्यादा डेंजरस लगी, बहुत ही अच्छी तरीके से सेटअप करके आए थे आपके पीएसजी के मैनेजर लुइस एनरिके, और वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स हैं, मैंने पहले ही बताया था, बहुत ही अंडररेटेड मैनेजर हैं, लेकिन वो बहुत ही अच्छा सेटअप करके आए थे, और वो सेटअप ने लिवरपूल को परेशान करके रखा, स्पेशली एक्स्ट्रा टाइम में। एक्स्ट्रा टाइम में पीएसजी का लेवल थोड़ा ऊपर बढ़ गया था, लेकिन फिर भी लिवरपूल ने कंट्रोल करके रखा, एक्स्ट्रा टाइम में गोल नहीं होने दिया, और इवेंचुअली मामला चला गया पेनल्टीज पे। अब पेनल्टीज पे यहां पे सबसे मेन डिफरेंस लिखा, और दोनों टीम्स के पास वर्ल्ड क्लास गोलकीपर्स हैं, लेकिन यहां पे जो डिफरेंस आया वो आया पीएसजी के वर्ल्ड क्लास गोलकीपर यान ओब्लैक का, कि उन्होंने सारे के सारे पेनल्टीज को रोक लिया, और पीएसजी ने पूरी तरीके से 4-1 से लिवरपूल को हरा दिया और आगे निकल गए हैं। इस जीत के साथ पीएसजी ना बन गई है अब बहुत मैसिव अंडरडॉग और फेवरेट, क्योंकि पीएसजी के पास ना अब एक बहुत बढ़िया मैनेजर है, जिसने अपने हिसाब से टीम बनाई है, जिसके पास एक्सपीरियंस है और यूथ है, अटैकिंग है, फ्लैशी प्लेयर्स हैं, और बढ़िया खेलने वाले प्लेयर्स हैं, एंड दे हैव अ वेरी गुड मिक्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड यूथ। तो क्या इस बार पहली बार पीएसजी अपना जो कर्स है उसे तोड़ के क्या चैंपियन बन सकती है, देखना होगा। लेकिन ये जो जीत है ना, ये बहुत बड़ा स्टेप है पीएसजी के लिए, वन ऑफ द फेवरेट्स अपने आप को बताने का। तो अभी तक पीएसजी किसी की फेवरेट लिस्ट में नहीं थी, लिवरपूल थी, बार्सिलोना थी, रियल मैड्रिड थी, जो कॉमन फेवरेट्स होते हैं, और फिर बायर्न को भी पीएसजी के ऊपर रखा जा रहा था। लेकिन इस जीत के बाद पीएसजी हैव बिकम वन ऑफ द फेवरेट्स इन माय आईज, क्योंकि मैंने कहा था ये उनके लिए बहुत ही क्रूशियल रिजल्ट होगा, और इसके बाद पता चलेगा कि पीएसजी किस लेवल पे है और कितना आगे तक जा सकती है। तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स हुआ है ये पीएसजी के लिए कि उन्होंने लिवरपूल के होम ग्राउंड में आके हराकर अब उनकी फेवरेट टीम को हरा दिया है और बाहर कर दिया है। नाउ दे हैव बिकम वन ऑफ द फेवरेट्स फॉर दिस ग्रुप। तो ये तो हो गई पीएसजी की शानदार लिवरपूल डिफीट की बात, और ये हो गई ओवरऑल मैचेस की बात। नाउ अगर मैंने कुछ मैच मिस कर दिए होंगे तो मैं वो नेक्स्ट एपिसोड में बात करूंगा विद अदर मैचेस जो रिमेनिंग है, उन सब की एक साथ बात करूंगा, और फिर ये भी देखेंगे कि कौन सी टीम किसके साथ खेल रही है, उसके बारे में बात करेंगे। अभी के लिए मैं ये 4 मैचेस डिस्कस कर रहा हूं, और यहां से मूव करके एक बड़ी खबर डिस्कस करने वाला हूं आपसे, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से आई है। मैं सोचा पहले डिस्कस करूं नहीं करूं, क्योंकि कोई ट्रांसफर न्यूज तो आई नहीं है, लेकिन एक बड़ी खबर आई है। तो अभी क्या हुआ था रिसेंटली में, जो 1958 है मैनचेस्टर यूनाइटेड का बहुत बड़ा ग्रुप है, उन्होंने एक
मैसिव प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कराई थी कि क्लब जैसे नहीं चल रहा उस तरीके को देखने के लिए। तो 7,000 फैंस आए थे और बड़ी मैसिव प्रोटेस्ट हो गई थी और वो ग्लेजर्स आउट और जिम रैटक्लिफ के ऊपर भी उन्होंने बहुत प्रेशर डाल दिया था। स्पेशली रिसेंट में जिम रैटक्लिफ ने बहुत सारे स्टाफ को निकाला है, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक लीन एंड बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन बनाने के चक्कर में है, उस चक्कर में उन्होंने निकाल रहे हैं, खर्चे कम कर रहे हैं। तो ये खबरें मीडिया में आने से ना मैनचेस्टर यूनाइटेड के सपोर्टर्स को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने एक प्रोटेस्ट कर डाली जहां पे 7,000 मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस आए थे। अभी जो आर्सेनल का ड्रॉ हुआ था इसमें की थी वो प्रोटेस्ट। तो क्या हुआ, इसके बाद जिम रैटक्लिफ ने एक बड़ा सा इंटरव्यू दिया ओवरलैप में गैरी नेविल के साथ। तो उन्होंने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी ऐसी बातें की जो अगेन मैनचेस्टर यूनाइटेड को पसंद नहीं आई, लेकिन उन्होंने एक चीज कर दी जो आजकल वो प्रमोट कर रहे हैं और उसकी चर्चा बहुत हो रही है। उन्होंने अपना प्लान अनवेल किया है, ठीक है, फॉर अ न्यू स्टेडियम एंड अ न्यू मैनचेस्टर एरिया कॉम्प्लेक्स। तो जहां पे मैनचेस्टर यूनाइटेड का ओल्ड ट्रैफर्ड है उसके आसपास के एरिया की रीडेवलपमेंट होगी और उसी रीडेवलपमेंट में मैनचेस्टर यूनाइटेड का स्टेडियम भी आ रहा है। बड़ा ही मैसिव स्टेडियम दिखाया है जिसमें 1 लाख की कैपेसिटी है, 100,000 की, और वो पूरे वर्ल्ड फुटबॉल में आई थिंक सिर्फ मतलब रियल मैड्रिड और बारसा का जो नया स्टेडियम है उसी में इतनी कैपेसिटी होगी और मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्टेडियम में उतनी कैपेसिटी होगी। ये इंग्लैंड का तो बड़ा स्टेडियम होगा। अभी भी मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास ओल्ड ट्रैफर्ड सबसे बड़ा स्टेडियम है जिसमें 73,000 लोग आते हैं, लेकिन इसके बाद वो जो नया ओल्ड ट्रैफर्ड है वो इससे भी बड़ा हो जाएगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड का नया स्टेडियम इससे भी बड़ा हो जाएगा और आगे चल के मतलब मैनचेस्टर के एरिया को भी रीडेवलप किया जाएगा और इससे मैनचेस्टर जो सिटी है उसको भी ज्यादा पैसा आएगा। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये कह रहे हैं 3 से 5 साल में होगा और उस बीच में उन्होंने बहुत बड़ा क्लेम भी किया है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को वो मोस्ट प्रॉफिटेबल क्लब बना देंगे। ऑल्दो अभी वो बहुत ज्यादा लॉसेस में चल रहा है, पैसे नहीं है, बट किसी तरीके से हम उसको कह रहे हैं वो सेटअप करेंगे, सारे प्रोसेसेस को ठीक करेंगे और मैनचेस्टर यूनाइटेड को 3 से 5 साल में वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल क्लब्स बना देंगे विद अ मैसिव स्टेडियम इन देयर हैंड्स। ना अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस चीज पे तो अच्छी चीज है, ये होगा, बढ़िया है, होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले तो ये अभी प्लान है, इसका एग्जीक्यूशन बहुत दूर है। फिर एग्जीक्यूशन के लिए फंड्स, एग्जीक्यूशन के लिए परमिशंस निकालनी भी अभी बहुत दूर है। तो बहुत सारे लोगों ने ये इसके बारे में भी बोला है कि इसका पैसा कहां से आएगा, ये फाइनली एग्जीक्यूट कब होगा, एग्जैक्टली कितने साल लगेंगे। 3 से 5 साल तो उन्होंने बोला है, लेकिन इसको लगने में 6 साल भी लग सकते हैं, 7 साल भी लग सकते हैं, 8 साल भी लग सकते हैं। सो यू डोंट नो कि ये सब कब एग्जीक्यूट होगा। और प्लान जैसा भी है, स्टेडियम की शेप से बहुत सारे लोग खुश नहीं है। इनफैक्ट जो मैनचेस्टर यूनाइटेड का फैन ग्रुप है उसने भी हल्ला किया है कि दिस शेप डज नॉट लुक दैट गुड। मेरे को तो शेप समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि वो छोटी छोटी सी शेप दिख रही है अभी उसकी, बट एनीवेज 100,000 कैपेसिटी का जो स्टेडियम होता है वो तो बहुत ही बड़ा होता है। तो अगर ये हो गया तो बहुत अच्छी बात है, बट अभी ये सिर्फ प्लानिंग है। अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड को बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी कि इतना पैसा कहां से आएगा। जब इसका कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा तो बाकी क्लब को कैसे चला जाएगा, कितने फंड्स डाले जाएंगे, वो कैसे इतना प्रॉफिट जनरेट होगा, कितने स्पॉन्सर्स इसमें आएंगे, कब तक बनेगा, कब परमिशंस मिलेंगी और कब तक ये एक्चुअल चालू होगा और उससे पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड को क्या करना होगा टू विन द मैच। तो बहुत सारी इस ग्रैंड स्कीम में अभी बातें हैं जो अभी सिर्फ एक विजन के रूप में दिखाई गई हैं। इसको एग्जीक्यूट कब करेंगे वो आगे हमें पता लगेगा। बट एनीवेज 1 लाख कैपेसिटी वाला या 100,000 कैपेसिटी वाला स्टेडियम बहुत बड़ी बात होती है। बन गया तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेडियम्स होगा, मतलब मोस्ट मॉडर्न स्टेडियम्स होगा और ऑफ कोर्स मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए और उस एरिया के लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो दोनों पक्ष हैं इसके। लेट्स सी आगे क्या होता है। और टीम्स भी नए स्टेडियम्स के लिए जा रही हैं, बाय द वे अभी और टीम्स का भी बनने वाले हैं नए स्टेडियम्स, अभी उनकी भी बात करेंगे। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड दिस स्टेडियम एंड लेट्स सी ये कब आगे खत्म होता है। चैंपियंस लीग में जो मैचेस हो गए, जो होने वाले हैं, उसके ओपिनियन आप दे दो, हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और हमारे को फॉलो करते रहो इन ऑल आवर सोशल मीडिया अकाउंट्स। हम एक अपनी वेबसाइट भी हमने अभी लॉन्च करी है जिसमें हम आपके लिए यूट्यूब कंटेंट भी वहां मेंशन करेंगे, अपने ब्लॉग्स भी डालेंगे, वहां पे हम न्यूज भी जल्दी ऐड करेंगे। तो साइट भी रहेगी हमारे पास जहां पे आप
चीजें देख सकते हो, ब्लॉग्स पढ़ सकते हो और इंटरेस्टिंग कंटेंट वहां देख सकते हो और हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हो। फिर हमने डिस्कॉर्ड में और रेडिट में भी अपने आप को रीइन्वेंट करने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो वहां भी हमारा कंटेंट रहेगा, वहां भी हम एक छोटी कम्युनिटी बनाएंगे एंड वी विल ट्राई टू डू थिंग्स देयर एज वेल। मेन वीडियोस के अलावा शॉर्ट्स भी आएंगे और नई सीरीज के भी एपिसोड्स में निकालूंगा। शॉर्ट्स तो निकल ही रहे हैं साथ में, और नए एपिसोड्स को मैं निकालता रहूंगा, नई सीरीज के एपिसोड्स को। तो सब कुछ देखते रहो, हमें फॉलो करते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। बहुत बड़ी एंडिंग हो गई है, मैं यहाँ खत्म कर रहा हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इट्स बाय फ्रॉम माय साइड, बाय।